हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये आपका सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, वो 12 फरवरी 12/2/2024, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, इसमें हम सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल दिए गए बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इसका सबसे पहला सवाल क्या है, समन्वयवाद से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास समन्वयवाद के नाम से जाना जाता है। तो दो अलग अलग जो मान्यता वाले लोग हैं, ठीक है, भिन्नताओं समानताओं को ध्यान में अगर रखते हुए साथ लाने का अगर हम प्रयास करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वयवाद कहते हैं। अगला सवाल दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समूह 77 यानी G77 देशों से क्या समझते हैं। देखिए, इसका उत्तर है अल्प विकसित या विकासशील देशों के संगठन को G77 कहते हैं। सिंपल सा है, अल्प विकसित मतलब जो थोड़े बहुत विकसित देश हैं, या फिर विकासशील जैसे हमारा भारत देश क्या है, विकासशील। तो दोनों के जो समूह है, एक संगठन है, उसी संगठन को हम लोग G77 कहते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा विश्व बैंक का लाभ विकसित और औद्योगिक देशों को ही हुआ है। तो ये दो जो है ना, IMF और विश्व बैंक का जो लाभ हुआ है, ये विकसित और औद्योगिक देशों को ही हुआ है। ऐसी परिस्थिति में विकासशील और अल्प विकसित देशों में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई, ठीक है। अब जो विकासशील देश है और अल्प विकसित देश है, वो क्या किए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई और अपने हितों को ध्यान में रखकर स्वयं को G77 में समूह में संगठित किया, ठीक है। तो यही था बच्चों आपका G77, आप लोग इसको अच्छा से लिख लो और याद कर लो। अगला सवाल जो दिया हुआ है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन का एक एक उदाहरण दे। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब कि बच्चों जो पुनः पूर्ति योग्य हो, ठीक है, जैसे जल हो गया, पेड़ पौधे, वायु हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ये क्या हो जाएगा, नई नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब गैर नवीकरणीय मतलब अगर एक बार प्रयोग कर लिया तो वो फिर नहीं होगा, जैसे कोयला एक बार प्रयोग करेंगे खत्म, पेट्रोलियम एक टाइम में ये क्या होगा, एक समय आएगा जब ये सारे चीजों खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जल, पेड़ पौधे, वायु, सौर ऊर्जा ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जल दुर्लभता नाम से ही पता चल रहा है, जल की कमी, ठीक है। तो असमान वितरण है ना, मतलब कि अगर जल का समान वितरण नहीं होता, समान नहीं बढ़ता है, अत्यधिक मांग है ना, जल का अत्यधिक मांग, प्रदूषण और दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जल की कमी हो रही है, और पानी की इस कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। तो सिंपल सा है, एक लाइन में आप बोल सकते हो कि पानी की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। तो कैसे होता है जल दुर्लभता, तो असमान वितरण हो रहा है, अत्यधिक डिमांड हो रहा है, प्रदूषण और दुरुपयोग के कारण क्या हो रहा है, जल का सही प्रयोग नहीं होने के कारण जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तो सिंपल है, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, संघवाद से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोत्तम सत्ता केंद्रीय प्रदाधिकार और उसकी घटक इकाइयों के बीच में बांट दी जाती है। इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर, ठीक है। तो संघवाद में यही है बच्चों कि जो सर्वोच्च सत्ता होती है, ठीक है, उसको दो तीन इकाइयों में एक सीढ़ी नुमा में बांट दिया जाता है, ठीक है। और इसी संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, जैसे केंद्र स्तर पर जैसे नरेंद्र मोदी हमारे केंद्र स्तर पे काम कर रहे, राज्य स्तर पर है ना, जैसे कि हमारा हेमंत सोरेन, जो कि अभी हमारा CM जो है चेंज हो चुका है, कौन हुआ है ये आप हमें कमेंट करके बताओ। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार केंद्रीय स्तर के सरकार के अधीन नहीं होती है। तो राज्य स्तर पर कार्य करने वाली जो सरकार होती है ना, केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती है। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ, 36 नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दल से का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन है, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। तो सिंपल है, राजनीतिक दल क्या है, ठीक है, राजनीतिक पार्टी क्या है, ठीक है। तो वो एक ऐसा समूह है जो चुनाव को जीतना चाहता है, ठीक है, चुनाव में सत्ता प्राप्त करना चाहता है और सत्ता में भागीदारी करना चाहता है, ठीक है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख घटक है। सबसे पहला नेता है ना, राजनीतिक दल में एक नेता जरूरी
होना चाहिए। उसके बाद सक्रिय सदस्य, उसके कुछ सदस्य भी होने चाहिए, ठीक है। और अनुयायी होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए, तभी राजनीतिक दल काम करेगा। अगर मान लो कि आप नेता खड़ा हो गया, आपका कोई समर्थक में है ही नहीं, आपका कोई अनुयायी है ही नहीं, तो आप राजनीतिक दल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय क्या है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने से प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा है, मतलब देश की कुल जनसंख्या में से, ठीक है, कुल जनसंख्या, सॉरी कुल आय, ठीक है, कुल आय में से, है ना, देश की कुल आय में से कुल जनसंख्या को हम अगर डिवाइड कर दे तो वही उसका औसत आय होता है, प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल जो है मुद्रा को परिभाषित करें। बच्चों आपको हम पहले वीडियो में आपको ये करवा दिए और काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप पिछले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, मुद्रा को परिभाषित कर लिया, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमने पहले बता दिया उसको बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिया है। अगला सवाल देखो, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। अगला क्या है सवाल, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या करें। तो ब्रिटेन की महिला जो है कामगारों ने वो स्पिनिंग जेनी मशीनों का बहिष्कार किए, हमला किए। तो क्यों किए भाई, ठीक है। तो देखो इसका आप लोग अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट दे देंगे तो आप लोग का फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक दूसरों का कार्य कर लेती थी, इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था बच्चों जो ऊन की कताई की प्रक्रिया जो है ना, ऊन कटता था तो उसका तेज कर दिया बहुत। और स्पिनिंग जेनी जो मशीन था वो अनेक मजदूरों का कार्य अकेले कर लेता था वो मशीन, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मजदूरों की मांग घट गई, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन के महिला लोग उस पर हमला किए थे। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, बेरोजगारी के आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी की आशंका व्याप्त थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख देना, जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतें जो हाथ से ऊन की कताई करती थी जो को काम से हटना पड़ा। जो हाथ से काम करती थी ना औरत लोग, ये ऊन कताई वाला, वो नहीं, अब उनको हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया था। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं पर विरोधी काफी लंबे समय तक चलता रहा। तो समझ में आ गया होगा कि महिला लोग जो है स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों क्योंकि बहुत मतलब कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा था उसके कारण। अगला सवाल है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ सकता है या फिर ऐसे सवाल आ सकता है कि कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो दोनों सवाल का आपका उत्तर एक ही होगा। क्या लिखना है इसमें, 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी जब था बच्चों तो ब्रिटेन की आबादी क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो खाद्य पदार्थ की मांग भी क्या हुई, बढ़ने लगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामियों ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो मक्के का जो बाहर से आता था ना उस पर पाबंदी लगाने के लिए भूस्वामियों जो थे बड़े बड़े, वो क्या किए, सरकार पर दबाव डालने लगे, ठीक है। आगे लिखो, देखो उनके दबाव में आकर सरकार मक्के के आयात पर कानून पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दबाव में आने के कारण सरकार क्या किया कि मक्के का जो आयात होता था बाहर से आता था वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। तो यही कानून को मतलब कि दबाव में आकर सरकार मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसी कानून को हम लोग कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। कितना सिंपल है। अब देखो इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ भाई, जब ये हुआ प्रतिबंध लगा दिया तो इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाद्यान्नों में कमी हो गई और उसकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई, ठीक है। और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और स्थानीय निवासियों में विरोध के चलते सरकार को कॉर्न लॉ वापस समाप्त करना पड़ा। तो कॉर्न लॉ जो कानून आया था उसे अब क्या हुआ, समाप्त करना पड़ा, क्योंकि कीमतें ज़्यादा बढ़ने लगी थी। कॉर्न लॉ समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ पर आयात किया जाने लगा, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताएं बच्चों, आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, पहले वीडियो में हम करवा दिए। आप अगर चाहते तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ होता है, मतलब कि जो नदी होता है ना, नदी
नदी में बांध बनाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, पानी रुक जाता है, जो पानी का फ्लो होता है तो यहाँ पे बांध बनाने से यहाँ पे फ्लो हो जाता है। तो यहीं पे जो जितने भी परियोजना है बच्चों, यहाँ पे पानी इकट्ठा जो होता है, भाखल नागड़ा परियोजना, बहुत सारी परियोजना है, तो इनके क्या लाभ है वो आपको बताना है। तो यहाँ सिंपल है आपका कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है ना। जल अब वहाँ रुकेगा तो सिंपल है, जल की कमी पूर्ति होगी। ये परियोजना जल के बहाव को नियंत्रित करती है, बिल्कुल है ना। जल अगर मान लो कि ये नदी है, नदी में बीच में हम बांध बना दिए तो जल का बहाव को फ्लो को क्या करती है, कम करती है, काबू पाती है, जिसके कारण बाढ़ नहीं आता है। बहुउद्देशीय परियोजना से उद्योगों और घरेलू उपयोगों के लिए विद्युत पैदा होती है। तो जितने भी उद्देश्य परियोजना है ना, उसी से बिजली उत्पादन होता है वहीं से। इन परियोजना की नहरें निकाल कर भूमि की सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो मान लो पानी जहां जमा हुआ है, ठीक है, बहुत परियोजना है, ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना अंतःस्थलीय जल परिवहन में सहायक होती है, ठीक है। जल परिवहन मतलब कि वहां पे नाव वगैरह, वहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे रोजगार भी मिलता है ना। अगर बहुउद्देशीय परियोजना है, मान लो कि झील का निर्माण हो गया वहां पे, तो निर्माण होने के बाद वहां पे क्या होगा, नौका वगैरह भी चलेगा, है ना। नौका का चलेगा तो रोजगार मिलेगा कि नहीं। तो आप अपने से पॉइंट बना सकते हैं बाबू, ठीक है। इतना बड़ा तो हो ही गए हो आप लोग, 10th क्लास में आ गए हो। क्या है, रोपण कृषि पर एक टिप्पणी लिखें। तो रोपण कृषि क्या है भाई, तो रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फर्मों पर की जाती है, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फर्मों पर किया जाता है, मतलब व्यापक रूप से किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों और मशीनों, उर्वरकों और अधिक पूंजी का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है, इसमें वैज्ञानिक विधि है ना, टेक्नोलॉजी का निर्माण, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक का, खाद वगैरह का, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है, ठीक है। इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं, सिंपल है, इसमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं। अगला देखो क्या है, रोपण कृषि की मुख्य फसल रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि है। तो रोपण कृषि में आप लोग फसल का नाम भी याद रख लेना, क्योंकि 1 नंबर का आता है, ठीक है, कि इनमें से बताइए कि रोपण कृषि कौन सा है, ठीक है। तो रबड़ है, चाय है, कहवा है, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि, ठीक है। रोपण कृषि व्यावसायिक महत्व का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। तो सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट देखिए, 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिखना, 3 नंबर का आएगा 3 पॉइंट लिखना, 4 नंबर का आएगा 4 पॉइंट लिखना, 2 नंबर का आएगा 2 पॉइंट लिखना, ठीक है। बस नंबर पे आप देखना है। क्या है, जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। मतलब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों के से ऊपर बड़ा हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर है। जैसे अश्वेत गरीब है, बेघर है तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार है ना। अश्वेत लोग जो है ना, मतलब कि अमेरिका में 2 तरीके के नागरिक है, ठीक है, एक श्वेत और एक अश्वेत नागरिक। अब अश्वेत लोग जो है ना, वो गरीब है, बेघर है, उसका घर उर नहीं है, सामाजिक उत्पीड़न के शिकार है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा में आप, इन सभी अंतरों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया, ठीक है। नस्लीय भेदभाव भी है यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लो 4 नंबर आप लिख लेना, जब एक तरह की सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो लोगों का यह महसूस होने लगता है कि दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। मतलब समाज में एक दूसरे से भिन्न कैसे हो जाता है, अलग कैसे हो जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, दबाव समूह, ठीक है, भी आई है, ठीक है। क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताएं, ठीक है। तो देखिए दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर, दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो जो दबाव समूह होता है ना, वो क्या करता है, सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करके, उसको इफेक्टेड करके अपने उद्देश्य को पूर्ति करता है। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा नहीं करता, राजनीतिक दल अपने मुख्य उद्देश्य से क्या करता है, सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, सत्ता को, है ना, सीट के लिए लड़ना चाहता है। अगला देखो दूसरा नंबर, दबाव समूह एक छोटा संगठन है जबकि राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन है। कितना सिंपल पॉइंट है, दबाव समूह छोटा संगठन है और राजनीतिक दल बड़ा संगठन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बस आपको मन में बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कर लेंगे आप लोग। तीसरा नंबर देख लो क्या है, दबाव समूह का उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे की तक सीमित होता है, ठीक है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक होता है, ठीक है। तो दबाव समूह जो होता है ना, एक मुद्दे तक सीमित होता है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक दल जो होता है
हाँ, राजनीतिक दल जो होता है उद्देश्य व्यापक होता है। फोन आ रहा था। चलिए 4 नंबर देख लो क्या है। दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करते हैं, जबकि इस राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले और बाद में दोनों स्थितियों में कार्य करते हैं। तो दबाव समूह जो है ना, दबाव समूह सरकार के गठन के बाद ही अपना कार्य करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल है वो सरकार बनने से पहले भी काम करते हैं और सरकार बनने के बाद भी काम करते हैं, है ना। सरकार बनने के पहले कैसे करते हैं, देखते हैं आप लोग, कितना सारा पार्टी उटी लोग नहीं देखते हैं, कुछ भी होता है गांव घर में या फिर शहर में टाउन में कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम इस तरीके से समाज को सेवा करेंगे तो अगला सरकार हम ही को इन लोग बनाएगा, इसीलिए, है ना। तो वो दोनों समय में काम करते हैं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाता है, उदाहरण देकर समझाएं। तो मुद्रा का इंपॉर्टेंट क्या रोल है, ठीक है, जो दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाता है, ठीक है। मुद्रा की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। तो पहले था मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत दिक्कत वाला काम था। वस्तु के बदले वस्तु लेना, पहले पैसा उसा नहीं चलता था, पहले मुद्रा उद्रा नहीं चलता था, पहले वस्तु के बदले वस्तु चलता था, ठीक है। किसी को गाय की जरूरत है तो गाय लेता था, और बकरी की जरूरत है तो बकरी दे देता था, गेहूं की जरूरत है तो धान लेता। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना बहुत आवश्यक था, ठीक है। अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे से आवश्यकता का पूरा कर सके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं हो तो कठिन अवश्य है। यदि एक व्यक्ति, देखिए यहाँ समझिएगा उदाहरण, यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है तथा वह कपड़े खरीदना चाहता है, तो दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं और वह चप्पल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है ना। जब मान लो कि कोई ए आदमी है और कोई बी है, ठीक है, जब दोनों को एक दूसरे से कोई चीज की जरूरत है और दोनों पास वो चीज अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो हो सकेगा। जैसे कि मान लो कि ए को चाहिए, क्या चाहिए, धान चाहिए, क्या चाहिए, ए को धान चाहिए, ठीक है, और बी को चाहिए गेहूं, ठीक है, बी को चाहिए गेहूं, लेकिन इसके पास तो धान है, इसके पास जो है ना धान है, तो धान इसको दे देगा, लेकिन गेहूं इसके पास नहीं है तो गेहूं इसको कैसे देगा। तो इस तरीके का जो संयोग है, दोहरे संयोग की समस्या, ये जो समस्या है इसको सुलझाता है कौन, मुद्रा। मुद्रा क्या करता है कि भाई पैसा दो और सामान लो, पैसा दो सामान लो, चाहे जहां भी चल जाओ तुम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, मुद्रा के इस प्रयोग की समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और कपड़े खरीद सकता है, तो है ना। तो मुद्रा कितना काम करता है ना, पैसा कितना काम करता है। पहले पैसा उसा नहीं चलता था, पहले वस्तु के बदले वस्तु लेता था, गांव घर में ऐसा अभी भी चलता बहुत, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको WTO के कार्य पूछेगा या उद्देश्य पूछेगा तो आपको आंसर एक ही लिखना है, ठीक है। देखिए 3 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसे तीव्र विकास को सुनिश्चित करना होता है। दूसरे नंबर में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों का अनुपालन का नजर रखता है। तीसरा पॉइंट लिख देना आपको, इस संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वो बिना भेदभाव के हो, ठीक है। तो ये तीनों कार्यों को आपको अच्छे से लिख देना है। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो 1986 में आया था, इसका निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो क्यों बनाया गया ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो देखिए इसमें आप लोग लिख देना कि निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला नंबर देना, उत्पादों और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता का शोषण हो रहा था, ठीक है। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम इसलिए आया क्योंकि उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को और विक्रेताओं को द्वारा उपभोक्ताओं का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव, ठीक है, और उपभोक्ताओं आंदोलन का दबाव, उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा और विक्रेता के अनैतिक और अनुचित व्यवस्था शैली पर रोक लगाना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है बच्चों, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब यहां से हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न जो है आपका यहां से 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है।
इसमें से आप लोग को मात्र 4 ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो मैं सारा क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या क्या पड़ा, तो 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर आधा हो गया। ठीक है, जब 1928 और 34 के बीच के समय था बच्चों, उस समय आयात निर्यात जो था वो आधा हो गया था। दूसरा पॉइंट लिखना है, कृषि उत्पादों की कीमतों की कमी के कारण किसानों का और काश्तकारों का काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी सरकार ने लगान में छूट एवं माफी की घोषणा की। तीसरा नंबर लिखना, 1929 की महामंदी के कारण विश्व भर के औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई। इसके कारण जूट की बोरियां की मांग बहुत घट गई। पटसन की कीमतों की 60% की कमी हो गई और इसे पटसन उगाने में किसानों के अत्यंत खराब हो गई और वे कर्ज में डूब गए। ठीक है, और 4 पॉइंट लिख देना आप। 5 देखो यहाँ पे आप 5 पॉइंट लिखना, पांचों पॉइंट को अच्छे से याद कर लो। क्या है, 4 नंबर, मंदी के दौरान भारत सोने का निर्यात करने लगा। जब मंदी हो रहा था ना, महामंदी था, उस समय क्या हुआ, भारत जो है ना सोने का निर्यात करने, जो ब्रिटेन के आर्थिक दशा में सुधार का कारण सिद्ध हुआ। ठीक है, 5 पॉइंट लिख देना, कीमतों में भारी कमी के बावजूद शहरी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति ठीक रही, क्योंकि उनकी आय निश्चित थी, है ना। शहर के लोग जितने थे ना, वो उनके आय जो था निश्चित था, इसीलिए वह उनकी स्थिति जो है उसकी सिचुएशन ठीक रही थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता मुद्रण संस्कृति पर क्या असर हुआ। तो मुद्रण संस्कृति मतलब आप यही समझना बच्चों, छपाई कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या असर हुआ ये आपको बताना है। 19वीं सदी के भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। क्या क्या हुआ, तो मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अत्यधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को इन किताबों का खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोगों को छापा खाने में काम मिला। ठीक है, तो जब मुद्रण संस्कृति आया मेरे प्यारे बच्चों, जब किताब उताब छपने लगा, तो इससे क्या क्या फायदा हुआ ये समझो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पुस्तक जो है ना प्रकाशन हुआ। ठीक है, कम लागत पर। ठीक है, और गरीब जनता को किताब खरीदने का क्या हुआ, अवसर मिला, मतलब कि गरीब लोग भी अब पढ़ सकते थे। और अनेक छापा खाने में, जहां किताब उताब छपता था, वहां पे लोगों को रोजगार मिला, काम मिला। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देना कि सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय समाचार मिलने लगे। मतलब कि जब मुद्रण संस्कृति आया बच्चों, मुद्रण प्रणाली आया है ना, जब छपने का बारी आया, तो राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, स्थानीय समाचार, सभी चीज क्या हुआ, मिलने लगा। ठीक है, भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों को मन में राष्ट्रवादी भावना का रोपण किया। और 4 पॉइंट में आप लिख देना कि मुद्रा संस्कृति गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुद्रण संस्कृति नहीं आता, किताब उताब नहीं छपता, तो आप समझ नहीं पाते कि सही क्या है, क्या सामाजिक बुराइयां हैं, क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज आप नहीं जान पाते। जैसे समाज में धार्मिक कुरीतियां, जैसे बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह सही है या गलत, गलत है। क्यों, क्योंकि आप पढ़े हो इसीलिए। मूर्ति पूजा, है ना, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व घोर का विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता के लिए कल्याण का संभव बना दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लिख देना, किताबों में प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया गया। इससे जन्म अधिकार आधारित विशेषाधिकार और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का वातावरण बना। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी वह व्यवस्था है जिन्हें समाज की सभी समूहों तथा वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सामाजिक शांति बनी रहती है और राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट में आप लिख देना कि विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो, राजनीतिक अस्थायित्व के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हिंसा और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। 4 पॉइंट में लिखना, सत्ता की साझेदारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि सभी समूह स्वयं को राष्ट्र से जुड़ा मानते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख देना मेरे प्यारे बच्चों कि सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके अभाव में लोकतंत्र कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 3 गो सवाल पूछेगा तो 4 गो सवाल पूछेगा तो आपका आंसर एक होगा। ठीक है,
लोकतंत्र राजनीतिक दलों की कार्य की भूमिकाओं का वर्णन करें, चाहे ये सवाल आ जाए। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, इसके कार्य को लिखे, ये सवाल आ जाए। या फिर राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है, इनके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, है ना, तो ये सवाल आ जाए। या फिर आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, वर्णन करें, तो ये भी सवाल है। चाहे ये चारों सवाल में कोई भी सवाल आएगा तो आपको उत्तर यही लिखना है। तो बताओ, इसको नहीं याद करोगे जी, 4 गो सवाल है, ठीक है, 4 गो में आपको ये सवाल का उत्तर देना है, ठीक है, आ जाएगा तो आप लिख दोगे आराम से। देखिए, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित और अनुशासित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में भागीदारी करना चाहते हैं। तो राजनीतिक दल का सबसे पहले आपको परिभाषा दे देना है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है। राजनीतिक दल के 3 मुख्य घटक हम आपको बताए थे, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फिर समर्थक, ठीक है। तो 3 ठो आपका याद रखिएगा, 3 ठो घटक है कौन, राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। आप देखते हैं राजनीतिक दल का क्या क्या कार्य है, ठीक है। देखिए, आप लोग अंदर वाला पढ़ लेना, हम सिर्फ आपको पॉइंट याद करवा रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक दल, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों, ठीक है, उसका क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहला चुनाव लड़ना, दूसरा सरकारी नीति को दिशा निर्देश देना, ठीक है, और कानून का निर्माण करना और सरकार का संचालन और नीतियों का एवं कार्यक्रमों का संचालन करना। तो ये चारों पॉइंट को आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है, सभी पॉइंट मैंने लिख दिया, वीडियो को रोक करके आप पढ़ लो और इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख देना, लेकिन पॉइंट को आप सही सही लिखना, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, कम समय है तो आपको जितना हो सके आप पॉइंट को उसको याद कीजिए और पॉइंट सही सही लिखना। अंदर में आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख दोगे, उसको समझा बुझा के तो चलेगा, लेकिन आप पॉइंट को अच्छे से लिखना, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र में विद्यमान रोजगार की परिस्थितियां की तुलना करें। चलिए, संगठित क्षेत्र क्या होता है भाई, ठीक है। तो देखिए, इस क्षेत्र के कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है ना। संगठित में क्या होता है, कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में काम करने वाले रोजगार को सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, मतलब कि इसमें सुरक्षा मिलता है लेकिन इसमें सुरक्षा नहीं मिलता है, ठीक है। ये संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि आपको जल्दी नहीं निकाल पाएगी, ये गवर्नमेंट एक तरीके से और ये प्राइवेट है, ये इस तरीके से क्या होगा, आपको सुरक्षा का लाभ नहीं देगा, ठीक है। आप काम करना है तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप काम नहीं भी करोगे तो पैसा मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखो, इस क्षेत्र में कर्मचारियों को एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है, इस समय से अधिक काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि कर्मचारी एक निश्चित समय तक काम करता है, अगर ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की सुविधा होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि छुट्टी भी मिलता है, ठीक है, संगठित में। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, उन्हें उतने दिनों तक वेतन दिया जाता है जितने दिन तक वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेबर, ठीक है, संगठित क्षेत्र में मान लो कि ये हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो आप नहीं भी काम करोगे, मान लो छुट्टी उट्टी ले लिया तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, आपको छुट्टी भी मिल जाएगा उसमें कुछ दिन, संडे उंडे। लेकिन आप बच्चों लेबर हो तो लेबर आपको संडे कुछ भी रहे आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको जब तक काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा, ठीक है। अब अगला देखो 5 नंबर का 5 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना, क्या है, इस क्षेत्र के कर्मचारियों की नियुक्ति औपचारिक होती है, ठीक है, फॉर्मल होती है और उन्हें काम से हटाया नहीं जा सकता। इसमें औपचारिक होती है, इसमें हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट है तो आपको तुरंत तो नहीं ना हटाएगा, आपको कुछ गलती देखेगा तभी हटाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की नियुक्ति अनौपचारिक होती है, उन्हें कभी भी काम से हटाया जाता है। मान लो कि लेबर है बच्चों, मान लो कि प्राइवेट जॉब है, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। असंगठित मतलब कि समझ रहे हो ना, असंगठित मतलब कि कोई उसमें सुरक्षा नहीं, आप नहीं काम करोगे तो नहीं, एकदम आपको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर देखो, इस क्षेत्र के कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि, सेवा अनुदान, पेंशन, चिकित्सा सुविधा मिलती है, लेकिन इसमें जो है नहीं मिलती है, ठीक है, सुविधा नहीं मिलती है। तो ये चीज लिख सकते हैं आप। संगठित असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो वही पॉइंट है बच्चों, ठीक है। रोजगार में इसकी परिस्थिति की तुलना करें तो सिंपल है, आप लिख सकते हैं संगठित में। देखो दो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही उत्तर देना है। क्या है, वैसे उद्यम कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा उनके लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब रोजगार की अवधि जो होती है नियमित होती है, कि आपको सप्ताह में 6 दिन काम करना है तो 6वें दिन काम करना है। मान लो आप टीचर हो, ठीक है, टीचर को 6 दिन काम करना है तो 6 ही दिन काम करेगा, ठीक है। संगठित क्षेत्र के उद्यम या सरकार को पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। तो सिंपल है, एक लाइन और लिख सकते हैं कि संगठित जो क्षेत्र होता है ना, वो आपका सरकारी नियमों के अंतर्गत होता है,
लेकिन असंगठित में ऐसा नहीं होता है, संगठित अपना मनमौजिया करता है ना। वैसे उद्यम तथा कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है, मतलब कि रोजगार की अवधि, वो जो टाइम पीरियड है वो अनियमित होती है, आप कितनों काम करो, है ना, 7 दिन काम करो, 24 घंटा काम करो, इसका नियमित नहीं होता है। तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उद्यमों को सरकार से पंजीकृत नहीं किया जाता है, ठीक है, और इस क्षेत्र के नियम व अनियम नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब कि इस क्षेत्र के नियम उपनियम अपना होता है, वो सरकार के अंदर नहीं रहता है, परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, आर्थिक विकास की ऋण में क्या भूमिका है, ठीक है, विश्लेषण करें तो ऋण में क्या भूमिका है, आपको हम सिर्फ पॉइंट बता दे रहे हैं, आप लोग उसको डील कर लेना, है ना। मतलब कि आर्थिक विकास में, है ना, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऋण की, लोन की क्या भूमिका है, वो चीज आपको बताना है। तो देखो, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। अगर ऋण मिलता है बच्चों, तो ये प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है और राष्ट्रीय आय में क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। अरे भाई, अपना पैकेट भरेगा तो आपका सरकार का भी पैकेट भरेगा, मतलब आप अगर पढ़ो लिखोगे तो आपका भारत भी पढ़ा लिखेगा, है ना, वही चीज़ है इसमें। दूसरा देखो क्या है, सरकार किस रोजगार के सृजन और लघु कुटीर उद्योग में विकास में सहायक होता है। अगर ऋण मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको लोन मिलता है, LOAN, अगर आपको लोन मिलता है तो इससे क्या होता है, रोजगार में सृजन होगा। मान लो कोई बैठा बेरोजगार आदमी है, अगर उसको लोन दिया जाएगा, बोलो भाई आप बिजनेस करो, आप कुटीर उद्योग खोलो, छोटे छोटे उद्योग खोलो, तो उसमें सहायता मिलेगा कि नहीं, तो रोजगार में सहायता मिलेगी। ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कृषि और एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों में विकास में सहायक होता है। तो कृषि आर्थिक गतिविधियों में क्या होता है, सहायता होता है ना, लोन मिलने से। आम जनता अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। बिल्कुल, आम जनता जो है, लोन वगैरह मिलता है तो अपनी छोटी मोटी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर, जैसे मान लो किसी घर में फ्रिज नहीं है तो भाई फ्रिज करेगा ना, फ्रिज लेगा। तो ये 4 पॉइंट आप अपना लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट, ठीक है, जोड़ जाड़ करके। चलिए, मैं सिर्फ बच्चों आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप चाह सकते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। क्या है अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रकार से नजर रखता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या, देश की मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित अनुपात में नकदी रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक में रखनी पड़ती है, और ब्याज दर, बैंक दर, नगद रिजर्व, CRR, रेपो रेट इत्यादि का निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रखता है कि बड़ी उद्योगपतियों के अतिरिक्त छोटे किसानों एवं उद्यमियों को कर्ज मिले। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था की मौद्रिक गतिविधियों में नियंत्रण के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, 2 सवाल और बचा हुआ है, ठीक है, 51 और 52, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन या भू रक्षण से के रोकने के 4 उपाय लिखें। तो ये भी आप लोग को हम करवा दिए हैं, चलो एक बार फिर से करवा देते हैं। मतलब कि मिट्टी के कटाव को आप कैसे रोक सकते हैं, सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों को सीढ़ीनुमा खेती के रूप में मृदा अपरदन की मात्रा को कम किया जा सकता है। मतलब कि बच्चों, जो अगर मान लो कि आपका क्या बोलते हैं जी उसको, जो ऊपर से नीचे तक इस तरीके से रहता है, मतलब कि जो इस तरीके से जो, मतलब जो खेत होता है, मतलब कि जो ऊपर ऊंचा होता है नीचे कम होता है, तो उसमें उसमें क्या बोलता है कि सीढ़ी नुमा आप खेती करो। मतलब यहाँ इस तरीके से करो, सीढ़ी बना के करो। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी का जो बहाव होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहला कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर, ठीक है, मृदा को रोका जा सकता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर सकते हो कि वृक्ष को लगाकर मृदा अपरदन को रोक सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे और घास आदि लगाकर मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां पे छोटे छोटे पौधे लगा दो, ठीक है, और घास लगा दो, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव रुकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हो भाई, तो एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों की खेती से मृदा अपरदन या भूमि क्षरण पर नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि आप फसल उगाने बोल रहा है, ठीक है, फसल उगाओगे तो मृदा अपरदन, मृदा कटाव रुकेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा। 5वां नंबर आप लिख सकते हैं कि उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल के बाहर निकलने के लिए पृथककारी छन्ना का प्रयोग कर भू क्षरण का नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए
अब एक और सवाल है बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को उत्पादक राज्यों के वर्णन करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम पहले करवा दिए हैं। ठीक है, समझा दिए हैं कि चावल की खेती के लिए वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ है। तो सिंपल है, आप 2-4 पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, चावल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, तापमान 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, तब चावल की खेती उपजाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, धान की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपना, पानी में डूबे खेतों में पहुंचाने का कार्य मजदूरी की सहायता से कराया जा सकता है। चावल की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां सस्ते दरों में श्रमिक उपलब्धता होती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अच्छा, चावल के उत्पादक के राज्य भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा चावल उत्पादन हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग मानचित्र में आणविक क्षेत्र, आणविक ऊर्जा केंद्र और तेल क्षेत्र के नाम मिलान करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले केगा, रावत भाटा, तारापुर और मुंबई हाई और डिगबोई। ठीक है, तो ये आप लोग जहां जहां है बच्चों, ठीक है, जिस राज्य में है आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला नंबर देख सकते हैं डिगबोई, तेल क्षेत्र। यहाँ पे आपका क्या है, तेल क्षेत्र है। क्या है पहला नंबर में, तेल क्षेत्र। दूसरा है रावत भाटा। दूसरा नंबर क्या है, रावत भाटा, जो कि आप देख सकते हैं रावत भाटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, अगला देखो क्या है, तारापुर। ठीक है, तारापुर तीसरापुर नंबर में ना, तारापुर, हाँ, आणविक ऊर्जा केंद्र है ये। ठीक है, तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र, देखिए यहाँ पे आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, मुंबई हाई और डिगबोई। तो मुंबई हाई पहले हम लोग मिला लेते हैं, तेल क्षेत्र जो चौथा नंबर पे आपका, देखिए मुंबई हाई, मुंबई के बगल में। ठीक है, और आप देख सकते हैं डिगबोई जो है आपका जो कैगा है, आणविक क्षेत्र। ठीक है, मुंबई हाई और डिगबोई एक ही है। ठीक है, कैगा नहीं मिला है ना, हम लोग कैगा भी मिला लेते हैं, आणविक ऊर्जा केंद्र जो 5वां नंबर पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। सारा का सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप लोग समझ भी गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग याद हो गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन याद किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अगर याद नहीं किए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो उसको आप लोग अपने से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, सोशल साइंस में थोड़ा सा आप लोग क्या करो ना, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करो। ठीक है, जो याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए जितना हम समझाए हैं बच्चों, आप लोग, उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और शेयर कर देंगे सभी बच्चों तक। ठीक है, और भी वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी इसी तरीके से। ठीक है, और वीडियो अपलोड हो चुकी है बहुत सारा, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, और भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, और भी अपलोड होगा इसी तरीके से, सेट मैं सारा करवा दूंगा जो कि समझा के, ताकि आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।